एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं डेलियस बेड पे बैठा होता है और लेरिन उसके बगल में लेटी होती है और ब्लैंकेट के अंदर से सोचती है मैं बच गई। आखिर वो उस टाइम पे वैसा क्यों हो गया था। शुक्र है कि मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं रोई। और वो उसी टाइम को याद करती है जब डेलियस ने लेरिन के फेस को पकड़ के कहा था मुझे इसे टेस्ट करना है, जिसे लेरिन शौक होके बोलती है क्या, और वो जोर से रोते हुए बोलती है कोई मुझे बचाओ। इसे याद करके वो मन में बोल रही होती है उसके बाद उसने मुझे जल्दी से वापस बेड पे लिटा दिया, लेकिन उस टाइम पे मुझे तो लगा था कि मेरी प्योरिटी खतरे में है। इधर डेलियस सोच रहा होता है उस टाइम मेरे पास कुछ सोचने के लिए टाइम ही नहीं था, मुझे तुरंत ही उन सभी भावनाओं को मिटाना था। वो इतनी प्यारी थी मानो कोई कैट का बच्चा किसी नई चीज को लीक कर रहा हो और एक बच्चे की तरह नाजुक जो एक शाइनिंग कैंडल को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। और मैं उसे तुरंत जाने देने वाला था, लेकिन मेरी सांसें अनियमित होने, हार्ट बीट बेकाबू होने और ब्लड वेसल्स में सूजन आने जैसा लगने के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया। फिर वो लेरिन को याद करके सोचता है वो बहुत प्रीटी, फैसिनेटिंग और बहुत प्यारी है। ये किसी मिराकल से कम नहीं था कि तुम्हारे जैसा कोई मेरे बगल में था, तो मैं तुम्हें कैसे जाने देता। फिर मॉर्निंग में देखते हैं लेरिन बोलती है सर हेडन एन कहाँ है। गैलोट बोलता है प्लीज अपनी आवाज धीमी करें यार ग्रेस। लेरिन सोचती है कुछ टाइम पहले ही तो उसने कहा था कि मेरी लाइफ हाउस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या उसने इतनी जल्दी अपनी रुख बदल ली। मुझे पता है कि वो सही बोल रहा है, लेकिन अचानक मुझे विश्वासघात जैसा फील हो रहा है क्योंकि हम दोनों ने लगभग एक साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर ही लिया था। तभी गैलोट बोलता है एक्चुअली एन। तभी तुरंत उसके बगल में डेलिस आके बोलता है मुझे लगता है कि अब हमें निकलना होगा, और वो काफी डैशिंग वाली एंट्री लेता है जिससे गैलोट घबरा जाता है। डेलिस बोलता है कोई प्रॉब्लम है क्या। लेरिन बोलती है क्या आपने मेरी लेडी इन वेटिंग को देखा, मैंने उसे आज बिल्कुल नहीं देखा है। डेलियस स्माइल करके बोलता है ओहो अब तुम्हारे पास उससे मिलने के कोई रीजंस नहीं है। लेरिन बोलती है क्या, तो फिर कौन मेरी अटेंडेंट होगी। बट वो शौक होके बोलती है वेट ये नहीं हो सकता, और मन में बोलती है वो मजाक कर रहा है ना, ये सच नहीं है सिर्फ इसलिए कि एन ने मुझ पर तरस खाकर कुछ बातें बोल दी थी, वो ऐसा नहीं कर सकता है ना। और वो उसे लग रहा होता है कि डेलियस ने एन के साथ कुछ किया है। डेलियस बोलता है इधर आओ मैं तुम्हें मूव करने में हेल्प करता हूँ। लेरिन बोलती है वेट। डेलियस बोलता है क्या हुआ। लेरिन बोलती है एन कहाँ है, उसे यहाँ लाओ अभी। डेलियस बोलता है ठीक है लास्ट फेयरवेल देना भी अच्छा है। और वो किसी से बोलता है तुमने सुना ना। डोर के पीछे से कोई बोलता है यस योर ग्रेस। इधर गैलोट और लेरिन घबराए होते हैं। लेरिन सोचती है लास्ट फेयरवेल उसने कहा ना, इसका मतलब है कि वो अभी भी सेफ है, या फिर क्या वो पहले से ही। और वो इमेजिन करती है कि एन तो पहले ही हेवन को प्यारी हो चुकी है। तभी डेलियस बोलता है ले क्या तुम ठीक हो, तुम बीमार लग रहे हो। और वो उसे टच करने वाला होता है, बट तभी लेरिन बोलती है मुझे टच मत करो, मुझे ये पसंद नहीं है। डेलियस बोलता है ले। तभी वहाँ पे एन दौड़ के आते हुए बोलती है यार ग्रेस। लेरिन बोलती है एन क्या तुम ठीक हो। एन उसे हक करके बोलती है यार ग्रेस आई एम सॉरी। लेरिन बोलती है सॉरी से तुम्हारा क्या मतलब है। और वो डेलियस को देखते हुए सोच रही होती है यहाँ बैड गाय वो है जो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। एन रोती हुए बोलती है मुझे नहीं पता था कि माय लेडी मुझे इतना प्यार करती है, और मैं आपको बिना बताए जॉब चेंज करने का फैसला ले ली। आई एम सॉरी माय लेडी। लेरिन बोलती है तुमने क्या कहा। एन बोलती है मैं कल अटेलियर टालिया में काम शुरू कर रही हूँ। लेरिन बोलती है तो उसका इरादा तुम्हें नुकसान पहुँचाने का नहीं था। एन बोलती है क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और फिर लेरिन बताती है कि एन के अकॉर्डिंग पब्लिक में मेरे बारे में र्यूमर है कि मैं एक इनक्रेडिबल वुमेन हूँ जिसने मर्डरर कॉलियार्ड को भी काबू कर लिया है, और रॉयल बॉल में कॉलियार्ड जिसने सोफिन किंगडम की राउडी नोबल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। जब मैंने खुद को उनके सामने कर दिया तो वो रुक गए। डेलिकेट काइंड ब्यूटीफुल ग्रैंड डचेस। वो सोचती है ये असल में मेरे बारे में ही है ना। खैर इसके परिणाम स्वरूप मेरे साथ आए एम्प्लॉयज के वैल्यूज भी बढ़ गए थे, और इसी के बदौलत एन को अटेलियर डालिया में बहुत अच्छी कंडीशंस वाला जॉब का ऑफर मिला था। एन बोलती है आई एम सॉरी कि मैंने आपको पहले नहीं बताया। उन्होंने इतनी अच्छी कंडीशंस रखी थी कि मुझ में टाइम मांगने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे लगा कि अगर आप मुझे आसपास नहीं देखेंगे तो भी आप चले ही जाएंगे। लेरिन शाय करती हुई सोचती है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं एक मर्डरर को ऑर्डर देने के बारे में क्या करूं, जबकि मुझे इस तरह की चीजों के बारे में कुछ पता भी नहीं था। मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। नहीं वो मुझे शुरू से ही ठीक से बता सकता था, लेकिन नहीं, उसे तो अपने उस ब्राइट एक्सप्रेशन से गलतफहमी पैदा करनी ही थी।
मानो उसने अभी अभी किसी परेशान करने वाली चीज से छुटकारा पा लिया हो। और वो डेलिस को देख के सोचती है वेट, फिर शायद, और डेलिस तो स्माइल कर रहा होता है। तभी एन बोलती है योर ग्रेस, मैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए वहाँ रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे परमिशन दे। लेरिन बोलती है ये बहुत अचानक हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी सक्सेस के लिए प्रे करती हूँ एन। जिस अटेलियर की तुम इतनी लंबे टाइम से एडमायर करती आई हो, वहाँ काम करने का मौका मिलने के लिए कांग्रेस। एन बोलती है थैंक यू, मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगी। फिर अगले सीन में लेरिन और डेलियस कैरे से सोफियन की ओर जा रहे होते हैं। लेरिन बोलती है क्या वो तुम थे? डेलियस बोलता है क्या? लेरिन बोलती है क्या तुमने ही मैडम हरीने को एन को जॉब पर रखने के लिए कहा था? और मन में बोलती है मुझे गलतफहमी के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मैं पहले ये समझना चाहती हूँ कि असल में हो क्या रहा है। उसके उस हैंडसम से दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा होगा? ऐसा करने से उसे क्या फायदा होगा? क्या ये सिर्फ मुझे टीज करने के लिए हो सकता है? तभी डेलियस बोलता है तो क्या तुम्हें लगा था कि मैंने उसे मार डाला था? लेरिन बोलती है सॉरी गलतफहमी के लिए। जिसे सुन के डेलियस स्माइल करने लगता है, जिसे देख के लेरिन बोलती है क्या ये क्या है? और इधर डेलियस जोर से हंसते हुए बोलता है सीरियसली मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो। लेरिन चौंक के बोलती है तुमने जानबूझकर मुझे गलतफहमी में डालने के लिए बातें कही, और तुमने अचानक एन के लिए ऐसा क्यों किया? क्या वाकई में मुझे टीज करने के लिए ही ऐसा कर रहे थे? डेलिस नजर चुराते हुए बोलता है ऐसा नहीं है, ठीक है चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। लेरिन बोलती है फिर भी थैंक यू, वैसे भी ऐसा लग रहा था कि वो भी एफरान में वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए ये अच्छी बात है। डेलिस बोलता है वेट क्या? लेरिन बोलती है क्या गलत है? वो बोलता है तुम उसे एफरान में कब भेजने वाली थी? लेरिन बोलती है मुझे लगा था कि सोलेन टोलिन या जो भी उस जगह का नाम हो, वहाँ पे हम सर हेडन और बाकी 2 लोगों से अलग होने वाले थे। खैर मैं उन्हें वहाँ से एफरान भेजने वाली थी। डेलिस बोलता है क्या? मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। लेरिन बोलती है तुमने क्या कहा? डेलिस बोलता है नहीं कुछ नहीं। लेरिन सोचती है उफ, इतनी बड़ी गलतफहमी की वजह से मैंने एक और ऐसा सीक्रेट बना लिया जिसे मैं किसी को बता नहीं सकती। इधर डेलिस भी सोच रहा होता है मैं उसे ये नहीं बता सकता कि मैं उसकी लेट इन वेटिंग से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं खुद उसकी केयर करना चाहता था और उसके साथ घूमना चाहता था। और बताया जाता है कि इसी तरह से एक दूसरे से छोटे छोटे सीक्रेट्स को छुपाते हुए उन्होंने सोफियन की अपनी मुश्किल यात्रा को शुरू की। फिर वो लोग कैपिटल के पास पहुंच जाते हैं। डेलिस बोलता है कैपिटल से बाहर निकलने में 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा। मैं सोच रहा था कि हम उस टाइम के आसपास डिनर कर सकते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? लेरिन बोलती है हाँ ये अच्छा रहेगा। लेरिन सोचती है पिछला महीना किसी सपने जैसा लगता है और मैं इतनी बिजी थी कि मुझे कैपिटल में घूमने का मौका ही नहीं मिला। उफ, काश ये भी एक सपना होता। और इधर डेलिस तो चमक रहा होता है। उसे देख के लेरिन सोचती है मैंने जिस पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए चुना था वो एक खूंखार मर्डरर कैसे हो सकता है? डेलिस बोलता है क्या हुआ? लेरिन बोलती है वो, और वो आगे कुछ नहीं बोल पाती। तभी डेलिस बोलता है क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? लेरिन हाँ बोलती है और रोती हुए मन में सोचती है डैम इट, मैं खुद से हेट करती हूँ, मैं ना क्यों नहीं बोल पाती। लेकिन वो ब्यूटी, वो स्माइल को बस देखो, अगर आप उसके फेस को देखेंगे तो वो बिल्कुल एंजल है। इसके बारे में सोचें तो लोग कहते हैं कि किंग ने उसे कॉलियार्ड नाम दिया था। कॉलियार्ड असल में पौराणिक कथाओं में दिखाई देने वाले इविल के इनकारनेशन का नाम है। इविल के इनकारनेशन जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने सब कुछ निकल लिया। एराबिला पृथ्वी की देवता के अलावा 3 देवता को निकल लिया। भले ही इस दुनिया में रिलीजियन की कॉन्सेप्ट वीक हो, रिइंकार्नेशन की बात तो छोड़ ही दो, फिर भी ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अपने मिथक होते हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए कि किंग ने उसे ये नाम देकर समझदारी दिखाई या ये बुराई थी। और लेरिन की इमेजिनेशन से किंग कुछ ऐसा दिख रहा होता है। वो सोचती है खैर ये बिल्कुल सही है, और उनका लुक तो बिल्कुल गॉडली है। फिर हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पे डेलिस और लेरिन डिनर करने आए होते हैं। डेलिस बोलता है तुम जो चाहे ऑर्डर कर लो माय वाइफ। लेरिन बोलती है आपका क्या ख्याल है? क्या आपने पहले ही तय कर लिया है कि आपको क्या खाना है? डेलिस बोलता है तुम्हें जो अच्छा लगे वही ऑर्डर कर लो। लेरिन मन में सोचती है मैं काफी टाइम से सोच रही हूँ कि वो मुश्किल से ही कुछ खाते हैं, क्या उस कॉमेडी से उसे पेट भरा हुआ फील होता है? तभी डिशेस भी आ जाते हैं जिसे देख के वो सोचती है वाह ये रेस्टोरेंट तो काफी अच्छा लग रहा है, ये तो किंगडम के बाहर का एक रेस्टोरेंट है। खैर पहले खाना खा लो और फिर आगे बढ़ो। हम चाहे कभी भी जा रहे हो, खाना ज्यादा जरूरी है। और वो बड़े चाव से खा रही होती है, जिसे खाते हुए देख के डेलिस सोचता है वो कितनी क्यूट है। उसके उस छोटे से बेली
में वो सारा खाना कहाँ जा रहा है और उसका वो छोटा सा मुंह इतनी डिटर्मिनेशन के साथ मूव करता है, उसे छूने से कैसा फील होता होगा। तभी कोई बोलता है, वाह ये तो डेलियस है ना, वाह कमाल है। जिसे सुन के लेरिन इधर उधर देखने लगती है। इधर किंग बोल रहा होता है, परसिल जरा वहाँ देखो कितना फैसिनेटिंग है, और परसिल तो टी पी रही होती है और किंग बोले जा रहा होता है, वाह काश मैं भी रॉयल बॉल में इसे खुद देख पाता। लेरिन सोचती है ये सब क्या हो रहा है और ये है कौन। इधर किंग बोलता है, उसने अचानक से उस टाइटल की मांग की जिसके बारे में उसने कहा था कि उसे इसकी जरूरत नहीं है, और सोपिन की मांग किया। मैं सोच ही रहा था कि वो क्या साजिश रच रहा है, लेकिन ये रियली में किसी वुमेन की वजह से ही होगा। जिसे सुन के डेलिस उसे घूरने लगता है। इधर परसिल बोलती है, प्लीज शालीनता बनाए रखें, बहुत से लोग देख रहे हैं। किंग टेबल में हाथ रख के बोलता है, इस टाइम पे प्रॉब्लम शालीनता नहीं है, मुझे शक था लेकिन ये क्या हो रहा है। बट तभी कोई फॉर्क फेंकता है जो कि सीधे उसके फिंगर के बीच में जाके लगता है, और ये डेलिस ने फेंका होता है। लेरिन कांपते हुए बोलती है, क्या तुमने अभी अभी उसे फेंका। डेलिस बोलता है, कौन जानता है। पीछे से किंग बोल रहा होता है, मैं तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा। लेरिन धीरे से डेलिस से बोलती है, लेकिन वो पर्सन है कौन, क्या आप उसे जानते हैं। डेलिस बोलता है, किंग। जिसे सुन के लेरिन शॉक, और वो किंग को देखते हुए सोचती है, किंग वो जो किसी इनोसेंट बॉय आइडल जैसा दिखता है, क्या ये वही किंग है जिसने कॉन्टिनेंट के सभी किंगडम्स पर विजय प्राप्त की थी। और वो बोलती है, बट वेट, उसकी शक्ल सूरत के अलावा क्या वो बहुत छोटा नहीं है। इस मैजेस्टी की एज कितनी है। डेलियस बोलता है, 32। जिसे सुन के लेरिन शॉक हो जाती है और वो सोचती है 32, और वो किंग को देखती है जो कि स्माइल करके बोल रहा होता है, मेरी क्यूरियोसिटी शांत होने के बाद मुझे भूख लग रही है, प्लीज मेरे लिए बहुत सारे मील कट कर दो परसिल। लेरिन सोचती है उसकी लुक्स के साथ साथ उसकी बिहेवियर भी बिल्कुल बच्चे जैसा है। वाह, इतने यंग दिखने के लिए आप क्या खाते हैं। इधर डेलिस बोलता है, तुम क्यों पूछ रहे हो। बट लेरिन तो किंग को ही चमकती हुई आंखों से देख रही होती है, जिसे देख के डेलिस को गुस्सा आ रहा होता है। लेरिन उसकी ओर देखे बिना ही बोलती है, मैं बस यही सोच रही थी कि वो कितने लाड प्यार से बड़े हुए होंगे कि उनका फेस इतना शाइनिंग। बट जैसे ही वो रियलाइज करती है कि डेलिस गुस्से में है, वो घबरा जाती है और सोचती है उसे क्या हुआ है, क्या कुछ गड़बड़ है। ओह, क्या वो फिर से जेलस होने का प्रिटेंड कर रहा है। लेकिन वो फेस इतना डरावना है कि ये सिर्फ प्रिटेंड नहीं हो सकता। और वो बोलती है, लेकिन वो हिज मैजेस्टी का फेस इतना फेमिनाइन क्यों है, ये वुमेन्स में पॉपुलर नहीं है। डेलियस किंग को देखता है और फिर अपने चेयर से उठ जाता है और लेरिन के पास आके बैठ जाता है। लेरिन बोलती है, डेलियस उसके हाथ को अपने फेस में रख के बोलता है, यहाँ कितना अच्छा और शांत माहौल है, तुम्हारी हार्ट बीट भी अडोरेबल है। ये बीच बीच में रुकती है, जिसे सुन के तो लेरिन सोचती है, ये कैसी ब्लेसिंग सिचुएशन है। अरे जो भी हो, ये लाइफ तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। होपफुली अगले जन्म में मेरा रिइंकार्नेशन ऐसी वुमेन के रूप में होगा जिसे अच्छे लड़के पसंद हो, क्योंकि इस जन्म में तो मुझे बैड बॉय पसंद आया है। और उन दोनों को इतना लवी डवी होते हुए देख के तो बेचारे किंग के हाथ से फोड़ के ही छूट जाता है। फिर हम किंग के कास्टल में देखते हैं, बेचारा अपने डेस्क पे माथा पकड़ के बैठा होता है और बोलता है, नो वे। जिसे ऐसा देख के परसिल सोचती है वो जरूर ही सदमे में होंगे। हाँ सच है, भले ही वो कॉलियार्ड हो, लेकिन किंग को फोर्क से धमकाना तो राजद्रोह है। तभी किंग बोलता है, परसिल मैंने अभी क्या देखा, क्या मैं पागल हो गया हूँ, कॉलियार्ड के साथ एक वुमेन। परसिल सोचती है, ओह तो ये उस बारे में है। इधर किंग बच्चों जैसे हाथ मारते हुए बोल रहा होता है, इतना ही नहीं, वे सचमुच एक कपल की तरह एक्ट कर रहे थे। मैंने सोचा था कि डेटिंग को छोड़ो, उसके पास जरूर ही कुछ न कुछ चाल होगी, लेकिन नहीं। और मन में बोलता है, ओह मैं जेलेसी से मर ही रहा हूँ। डेलियस वो वार भड़काने वाला मर्डरर आखिर मुझसे पहले किसी के साथ लवी डवी हनीमून कैसे एंजॉय कर सकता है। और वो रोते हुए बोलता है, परसिल क्या मेरा फेस अनपॉपुलर है। जिस पे वो रिस्पॉन्स नहीं करती और सोचती है, क्या पॉपुलैरिटी वाकई में इस टाइम पे इम्पोर्टेंट चीज है। पास्ट में कॉलियार्ड ने आप पर इतना हमला किया था कि आप अपने राइट हैंड को यूज करने में असमर्थ हो गए थे, और अभी अभी अगर आप 1 मिलीमीटर भी हिल जाते तो आपकी फिंगर्स कट जाती। लेकिन कॉलियार्ड अभी भी किंग के नीचे क्यों है। शुरू में तो ये बस कॉमेडी की वजह से था, लेकिन अब वो इसे खुद प्रदान कर सकता है। तभी किंग बोलता है, क्या मेरा फेस इतना साधारण सा है, क्या ये उस टाइप का है जो अडल्ट वुमेन को चार्म नहीं करता। परसिल चिढ़ती हुई बोलती है, हाँ लेकिन याद रखें, जिन नोबल वुमेन्स को आपने लव लेटर्स भेजे थे उनमें से आधे से ज्यादा की एज टीनएजर्स के बीच में थी। किंग हैरानी से बोलता है, तुमने तो बिल्कुल सीधी और जोरदार बात बोल दी।
लेकिन मैं अपनी लाइफ उस क्वीन के साथ बिताना चाहता हूँ जो मेरी एज की हो, जैसे कि तुम जैसे कोई। और वो ये बोलते हुए हल्का सा ब्लश कर रहा होता है। परसिल बोलती है, फिर मैं 30 से ज्यादा एज की अनमैरिड वुमेन्स की तलाश करूंगी। किंग बोलता है, हाँ तुम्हें पता है कि मेरा मतलब वो नहीं था, तुम हमेशा मुझे इसी तरह से दूर पुश करती हो। और वो सोचता है, तुम मुझे कब एक्सेप्ट करोगी परसिल। अगले सीन में हम एक होटल को देखते हैं जहाँ पे लेरिन और डेलिस रुकने वाले थे। लेरिन रूम में होती है और बोलती है, मैं इतनी फुल हो चुकी हूँ कि मेरा पेट फटने को हो रहा है। और वो बेड में लेट जाती है और सोचती है, पता नहीं क्यों डेल का फेस देखते हुए खाते टाइम मेरी भूख बढ़ जाती है। जब मैं ऐसे प्यारे से फेस को देखती हूँ तो मुझे सब कुछ स्वीट ही लगता है। मेरे मुंह में जाते ही सब कुछ मेल्ट हो जाता है। और वो उड़ते हुए बोलती है, खैर वो किंग तो सचमुच मेरी उम्मीदों से परे था। क्या ऐसे दिखने वाले पर्सन ने ही डेलिस को इतना ब्रुटल बना दिया था। और वो इमेजिन करती है जिसमें किंग स्माइल करके बोलता है, मुझे अपोजिट किंगडम्स के सर ला के दो, सभी राइवल्स को मार दो। फिर वो बोलती है, हमेशा की तरह लोगों को उनके लुक से जज नहीं किया जा सकता। ये सबक मुझे थोड़ा पहले ही समझ लेना चाहिए था। और वो ये डेलिस को सोच के बोल रही होती है क्योंकि डेलिस काइंड दिखता है बट वो एक मर्डरर है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उस ब्यूटी को ना कौन बोल सकता है। और वो अपने ड्रेस को देख के सोचती है, ये ड्रेस तो बहुत ही टाइट है, मुझे बॉक्सी टी शर्ट और ट्रैक पैंट चाहिए। फिर वो ड्रेस को उतार देती है और बोलती है, अब मैं चैन से सांस ले सकती हूँ। मुझे आश्चर्य है कि डेल कब आ रहा है, मेरा पेट भरा हुआ है और मैंने अपने ड्रेस भी उतार दिए हैं, इसलिए मुझे नींद आ रही है। और वो जमाई ले रही होती है। इधर हम देखते हैं कैंडिडेट नंबर 2 डेलियस से बोलता है, सोफिन कास्टल में बंद हाई रैंकिंग ऑफिसर्स अभी भी सरेंडर नहीं कर रहे हैं, वे टस से मस नहीं होते। भले ही हम उन्हें बता दें कि अगर वो सरेंडर कर देंगे तो हम उन्हें छोड़ देंगे। डेलियस डॉक्यूमेंट को देखते हुए सोच रहा होता है, क्यों, क्या उनका कोई भरोसेमंद समर्थक है। फिर वो डॉक्यूमेंट्स को उसे देते हुए बोलता है, हर दिन एक पर्सन को अपने पिछले प्लेजर को एंजॉय करने दो। वो बंदा बोलता है, तो क्या ये उन्हें पूरी आजादी देना नहीं होगा। डेलिस बोलता है, हाँ लेकिन केवल पैलेस में, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या मिलने वाला है। और मन में बोलता है, वे इस बात से भी अवगत हो सकते हैं कि प्रिजन में अन्य लोग क्या सोच रहे हैं। वो बंदा सोचता है, ये क्या हो रहा है, उन्होंने इससे पहले कभी भी उन कॉन्कर लैंड्स के नोबल्स को मनाने की कोशिश नहीं की जो 1 महीने बाद भी झुकने को तैयार नहीं थे। हालांकि ये उस इकलौती वुमेन का हाउस है जिसे गिल्ड चिप ने पसंद किया है। और वो बोलता है, ठीक है फिर मैं अब चलता हूँ। तभी डेलिस बोलता है, वेट और रिमर्स फैलाओ। वो बंदा बोलता है, रिमर्स। डेलिस बोलता है, यही कि ग्रैंड ड्यूक कॉलियार्ड सोफिन किंगडम की ग्रैंड डचेस के प्यार में पूरी तरह से पड़ गए हैं। वो बोलता है, हाँ। और रोते हुए मन में सोचता है, बेचारी काउंटेस एफ्रान, तुम्हें उस पागल आदमी के नजर में ही आना था। फिर डेलिस होटल में आ जाता है जहाँ पे लेरिन और वो रुके थे। वो रूम की डोर को खोल के अंदर आता है और देखता है कि लेरिन सो चुकी है। वो सोचता है, क्या वो पहले ही सो चुकी है। फिर उसके बगल में जाके बैठ जाता है और उसे सोते हुए देख के सोचता है, कुछ देर पहले ही तो उसने इतने अच्छे से खाना खाया था और अब उसने अपने कपड़े उतार दिए और सो गई। वो सचमुच डिफेंसलेस है। और वो ब्लैंकेट को उड़ाने जा रहा होता है। तभी लेरिन उसकी ओर टर्न होती है और नींद में बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो। और डेलियस की नजर उसके बॉडी में पड़ती है जिससे बेचारा फ्रीज हो जाता है। इधर हम लेरिन के ड्रीम में देखते हैं, वहाँ पे एक लॉन्ग हेयर वाला बंदा खड़ा होता है और जमीन को ही घूर रहा होता है, मानो उसने वहाँ पे कुछ दफनाया हो। लेरिन उस जगह को देख के सोचती है, ये सियर कॉस्टल हिल है। और उस पर्सन को देख के बोलती है, डेलियस, क्या ये डेलियस है। वो किस चीज को घूर रहा है, क्या वहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट चीज दबी हुई है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और डेलियस अम्ब्रेला निकालता है, जिसे देख के लेरिन बोलती है, अरे ये तो मेरी अम्ब्रेला है, मेरे पास्ट लाइफ की मेरी प्यारी अम्ब्रेला। डेल, मुझे भी अम्ब्रेला शेयर करो। और डेलियस तो अम्ब्रेला ओढ़ के उसे ही देख रहा होता है। लेरिन बोलती है, वो अम्ब्रेला असल में मेरा है, चलो इसे साथ में यूज करते हैं। बट वो दूसरी ओर मुड़ जाता है और जाने लगता है, जिसे देख के लेरिन बोलती है, अरे तुम अकेले कहाँ जा रहे हो, मुझे भी उसे यूज करने दो। इधर रियल वाला डेलिस उसके बहुत करीब होता है और सोच रहा होता है, मैं उसे इसी तरह अपनी बाहों में जकड़ना चाहता हूँ और मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को और नहीं दबा सकता। तभी लेरिन बोलती है, डेल, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अगले सीन में एक अटेंडेंट जिसका नाम केटी है, वो डॉक्टर को ला रही होती है और वो बोलती है, ग्रैंड ड्यूक डॉक्टर आपसे मिलने आए हैं। डॉक्टर डेलिस को देख के सोचता है, उस आदमी के बारे में तो मैंने सिर्फ सुना ही है, वो 98 गिल्ड का चीफ है, मैंने हमेशा गिल्ड मेंबर्स का ही इलाज किया है, लेकिन भला वो पेशेंट कौन हो सकता है जिसके इलाज के लिए खुद चीफ। तभी बीच में कैटी बोलती है, इस तरफ प्लीज। और वहाँ पे लेरिन बेड पे होती
है और उसे ब्लैंकेट से पूरी तरह कवर कर दिया गया होता है। बस उसके पैर ही बाहर होते हैं, जिसे देख के डॉक्टर सोचता है क्या ये एक डेड बॉडी हो सकती है? क्या चीप मुझे एक डेड बॉडी तैयार करने को बोल रहे हैं? फिर वो बोलता है पेशेंट ऐसा क्यों है? डैलियस बड़े सीरियस होके बोलता है बातें करना बंद करो और इलाज करो। डॉक्टर बोलता है यस योर हाइनेस, और लेनिन के पैर को ट्रीट करते हुए सोचता है उसकी टेम्परेचर के बेस पे वो जिंदा है। क्या उनकी उंगली टूट गई है? तभी लेनिन नींद में बोलती है डैल मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम बहुत मतलबी हो, जिसे अचानक से सुन के डॉक्टर डर जाता है। इधर डैलिया सोच रहा होता है जब वो उसके करीब जा ही रहा था तभी लेनिन नींद में बड़बड़ाने लगती है। उसकी नींद में बड़बड़ाने के टाइम भी इनक्रेडिबल है। वो आखिर किस तरह का सपना देख रही है? शायद मुझे एक्चुअली में राहत फील करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं, और वो आगे नहीं बोलता है। इधर डॉक्टर लेनिन के पैर को चेक करके सोचता है ये क्या, ये तो ठीक से चल रहा है। तभी कैटी पूछती है उनकी कंडीशन कैसी है? डॉक्टर बोलता है उसे चोट लगे कितना टाइम हो गया है और उन्होंने पेन किलर कब ली थी? कैटी बोलती है 3 दिन पहले उनके पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर का पता चला था और उन्होंने आज मॉर्निंग से पेन किलर नहीं लिया है। डॉक्टर बोलता है कितनी अच्छी बात है, ना सूजन है ना जकड़न, और वो बिल्कुल नॉर्मली चल फिर रही हैं जैसा लगता है। मुझे नहीं लगता कि आगे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। डैलियस बोलता है क्या तुम्हारा मतलब है कि वो पूरी तरह से ठीक हो गई हैं? बट कैपिटल के डॉक्टर ने तो कहा था कि इसमें 3 वीक्स लगेंगे, यानी कि वो साइलेंटली धमका रहा होता है कि वो ठीक नहीं हुई हैं, फिर से बैंडेज करो। डॉक्टर डर से कांपते हुए बोलता है ओह बिल्कुल, सावधानी बरतना ही बेहतर है, खासकर इसलिए क्योंकि हमें इसके आफ्टर इफेक्ट्स पर भी विचार करना होगा। फिर मैं इस पर दोबारा बैंडेज कर दूंगा। और वो जल्दी जल्दी उसके पैर में बैंडेज करने लगता है और पीछे से डैलियस उसे ही घूर रहा होता है, जिससे डॉक्टर सोचता है मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे बैंडेज न खोलने का साइलेंट प्रेशर महसूस हो रहा है। इधर कैटी सोचती है अरे क्या सिर्फ मोच आई है, हड्डी नहीं टूटी है, लेकिन मोच में इतनी सूजन नहीं आती, या फिर क्या वो मॉशर के बगल में होने की वजह से उनकी एबिलिटी से अफेक्ट हुई होंगी? ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं है, मुझे इसी किंग को अलग से रिपोर्ट करना होगा। फिर हम मॉर्निंग में देखते हैं लेरिन ब्रेकफास्ट करने आई होती है। वो सोचती है मुझे इतना बीतू का सपना क्यों आया, सिवाय कोस्टल हिल तो रैंडमली उसमें शामिल था। मेरे पिछले लाइफ में मुझे जो अम्ब्रेला सबसे प्यारा था वो भी उसमें था। हालांकि ये एक सपना है, फिर भी वो कितना सेल्फिश था। क्या थोड़ा सा शेयर करने में कोई बुराई है? और लंबे लहराते बालों के साथ भी हैंडसम दिखना क्या धोखा नहीं है? तभी वहाँ पे केटी ब्रेकफास्ट लाते हुए बोलती है योर ग्रेस, क्या आपको एम्प्लॉय हॉल में खाने में कोई दिक्कत नहीं है? मुझे यकीन है कि ये आपके लिए शोरगुल भरा और अनकंफर्टेबल होगा। लेरिन बोलती है कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो, और मन में सोचती है लोगों को देखना अपने आप में अलग ही फन है। फिर वो बोलती है कैटी तुम्हें मेरे साथ बैठकर खाना चाहिए। कैटी बोलती है ओह थैंक यू, वैसे आपका पैर कैसा है यार ग्रेस? लास्ट नाइट डॉक्टर आए थे। लेरिन बोलती है क्या डॉक्टर आए थे? मुझे तो पता ही नहीं था। केटी थोड़ा घबराती हुई बोलती है आप जरूर बहुत थके हुए थे होंगे। लेरिन सोचती है हाँ सच है, पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ है। उसके पैर में फ्रैक्चर, एन का दूसरी जगह काम करना और सोपिन की ओर रवाना होना। वो बोलती है तो डॉक्टर ने क्या कहा? केटी बोलती है ओ उन्होंने कहा है कि योर ग्रेस अच्छी तरह से हील हो रही हैं और आपको बस इसे स्टेबल रखने की जरूरत है। और वो सोचती है ग्रैंड ड्यूक सुन रहे हैं, मैं उन्हें ये नहीं बता सकती कि उनका पैर हील हो चुका है। तभी पीछे से एम्प्लॉयज बात कर रहे होते हैं मैंने सुना है कि ग्रैंड डचेस कॉलयार्ड बहुत खूबसूरत है, और उनके एक वर्ड से ही वो वॉर भड़काने वाला भी चुप हो जाता है, जिसे सुन के तो लेरिन को खांसी ही आने लगती है। केटी हैरानी से बोलती है क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपके लिए हॉट वाटर लाऊं? लेरिन कैटी को साथ रहने बोलती है और सोचती है अभी यहाँ मेरे टाइटल को जिक्र मत करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। पीछे से वो एम्प्लॉयज बातें किए जा रहे होते हैं कि कैसे रॉयल बॉल में ग्रैंड डचेस ने किसी को बचाने के लिए अपने आप को सामने कर दिया था। एक एम्प्लॉय बोलता है वो कितनी ब्यूटीफुल होंगी जो उस वॉर को भड़काने वाले को भी उससे प्यार हो गया, काश मैं उसे एक बार देख पाता। दूसरा बोलता है क्या तुम सचमुच उन्हें देखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? ये सब सुन के लेरिन सोचती है अरे ये बेतुकी रूमर्स आ कहाँ से रही हैं? अगर बाद में उन्हें मेरी असली लुक देखने को मिल जाए तो वो कहेंगे कि ओ ग्रैंड ड्यूक की वाइफ एक स्क्विड की तरह क्यों है, इसके पीछे भी जरूर कोई सैड स्टोरी होगी। वो सोचती है वे यही कहेंगे पक्का, और वो रोती हुई बोलती है मुझे अपने रूम में जाना है। तभी केटी बोलती है ग्रैंड ड्यूक। इधर डैलिस वहाँ पे आ रहा होता है। पता नहीं बाकी लोग इस ड्रेस के बारे में क्या सोचते हैं, बट मुझे ये ड्रेस इंडियन शेरवानी जैसी लग रही है। वेल वो इतना चमक रहा होता है कि लेरिन अपने आँखों को बंद करके सोचती
सोचती है ओ मेरी आंखें, और डेलियस उसके पास ही आ रहा होता है और लोग बोल रहे होते हैं कि क्या ये ग्रैंड ड्यूक कॉलियार्ड है। तभी डेलियस लेरिन के पास आके बोलता है माय वाइफ तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। और उसके पास बैठ के हाथ आगे करता है जिसे देख के केटी ही खुश होती है, बाकी सब लोग तो शौक होते हैं। लेरिन बोलती है ओ मैं तो बस, और वो आगे कुछ नहीं बोल पाती और मन में सोचती है अरे तुम्हें मुझे इस तरह से बुलाने की क्या जरूरत है, तुमने मुझे एक बहुत ही सैड स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट बना दिया है। तभी डेलियस उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है तो क्या हम चलें। लेरिन सोचती है आखिर उसी इसी टाइम पे ही हस्बैंड का रोल प्ले क्यों करना पड़ रहा है, मुझे अभी भी तुमसे नफरत है क्योंकि तुमने मुझे सपने में भी अम्ब्रेला शेयर नहीं किया था। डेलियस उसे सोच में डूबा हुआ देख के बोलता है क्या हुआ, क्या मेरी वाइफ को कहीं पर पेन हो रहा है। लेरिन गुस्से से उसके माथे पे थपड़ा बजा के बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। और डेलियस तो उसे शांति से ले जा रहा होता है और ये सब देख के सभी लोगों के बीच में सन्नाटा छा जाता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं सभी लोग बातें करने लगते हैं वाह मैंने अभी क्या देखा, क्या वो ग्रैंड डचेस थी, तो रूमर सच है। और सभी लोग तो काफी खुश होते हैं और बोले जा रहे होते हैं ग्रैंड डचेस तो अमेजिंग है, मैं घबरा गया था लेकिन उन्होंने तो एक पलक भी नहीं झपकाई। और ये सब हॉलवे से जाते हुए लेरिन और डेलियस भी सुन रहे होते हैं। लेरिन सोचती है सीरियसली उन्हें इसमें क्या अमेजिंग लगता है, क्या इस तरह से अचानक उठा लिया जाना कोई कमाल की बात है। और केटी भी उसे इम्प्रेस्ड वाली निगाहों से देख रही होती है। लेरिन सोचती है तुम भी। अगले सीन में हम उस सिटी को देखते हैं। लेरिन और डेलियस कैरेज से उस सिटी के बीच से जा रहे होते हैं, जिनकी कैरेज को देख के रास्ते के सभी लोग बोल रहे होते हैं देखो उस कैरेज में ग्रैंड डचेस है, मैंने सुना है ये ग्रैंड ड्यूक एक मिनट के लिए भी ग्रैंड डचेस का साथ नहीं छोड़ते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि वो कैसी होंगी। इन सभी बातों को सुन के लेरिन सोचती है ये रूमर्स कितनी दूर तक फैल चुकी है, हम जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ शोर मच जाता है। सबसे पहले तुम लोग जब टाइगर को ले जा रही कैरेज गुजर रही है तो तुम सभी लोग को डर से भाग जाना चाहिए, पर तुम सब लोग वहाँ खड़े क्यों हो, इस हालात में बाहर घूमना बहुत अनकंफर्टेबल है, मैं क्या करूँ। इधर डेलियस थोड़ा परेशान होकर सोच रहा होता है मुझे रिग्रेट हो रहा है तब मैं खुद को क्यों नहीं रोक पाया, उसे एक बार छूने के बाद मैं उस एहसास को भूल नहीं पा रहा, मानो मुझे उसकी लत लग गई हो। ये कॉमेडी मेरी डिजायर को दबाने में बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, उसके साथ जितना ज्यादा मैं टाइम स्पेंड करता हूँ मेरी प्यास उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि मैं हर बार उसे गोद में उठाने के लिए उसके इंजर्ड पैर का बहाना बना रहा हूँ। वो देखता है कि लेरिन उसे ही घूर रही होती है। वो बोलता है क्या हुआ। लेरिन बोलती है आओ और यहाँ बैठो। डेलियस उसके बगल में जाके बैठ जाता है। वो बोलती है तुम्हारा हाथ। वो अपना हाथ आगे करता है। उसके हाथ को देख के लेरिन सोचती है वाह उसका हाथ कितना बड़ा है। फिर वो उसके हाथ को पकड़ लेती है, जिसे ऐसा करते देख के डेलियस बोलता है ले। लेरिन ब्लश करते हुए बोलती है ये कैसा है। डेलियस तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता। लेरिन बोलती है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। बट वो देखती है कि डेलियस तो हैरानी से उसे ही देख रहा होता है। वो बोलती है डल, जिससे कि डेलियस होश में आता है और अपना सर नीचे कर लेता है। लेरिन सोचती है क्या गलत है, क्या ये बुरा फील हो रहा है। तभी डेलियस बोलता है तुमने अचानक से मेरे हाथ को क्यों पकड़ लिया। लेरिन बोलती है ओह मुझे लगा था कि तुम स्मोकिंग कर रहे हो क्योंकि बाहर बहुत शोर है। जब से हम कैरेज में चढ़े हैं तुम लगातार स्मोकिंग कर रहे हो। और वो सोचती है मुझे भी ये अपने कानों से सुनाई दे रहा है, उसके लिए तो ये कितना शोरगुल भरा होगा। खैर भले ही इन रूमर्स को हवा देने वाला वो खुद ही हो। इधर डेलियस हल्का सा ब्लश करते हुए सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है। मेरी डिजायर जो उबल और मचल रही थी उसके हाथ को टच करती ही थी, जिसे शांत हो गया। और वो दोनों हाथों से लेरिन के हाथ को पकड़ता है और सोचता है क्या मेरे लिए थोड़ा और ग्रेडी होना ठीक है। फिर लेरिन बताती है कि कैपिटल छोड़ने के बाद से 8 दिन बीत चुके थे। हम अपनी यात्रा के मिड पॉइंट सैलून में पहुंच गए। यहाँ तक आने के पूरे रास्ते में हमारे आसपास फुसफुसाहट कभी नहीं रुकी, क्योंकि वो मुझे हर जगह प्रिंसेस की तरह अपने साथ ले जाता है, इसलिए गॉसिप होना लाजमी है। हालांकि इन शिकायतों के अपोजिट रियलिटी ये है कि और डेलियस उसके करीब जाके बोलता है ले क्या तुम्हें कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है, जिसे लेरिन ब्लश करने लगती है और बताती है कि मैंने अपनी सारी बुद्धि खो दी, मैं पूरी तरह से उस डेविल के वश में आ गई हूँ जिसका फेस किसी एंजल जैसा है। उसके वर्ड्स और एक्शन इतने स्वीट क्यों होते हैं। फिर वो लोग सोलेन के किसी जगह पे रुके होते हैं और लेरिन अपने रूम में बैठी होती है और बोलती है उफ मुझे अपने पैर पे ही चोट क्यों लगानी पड़ी, मुझे उसकी लोहे की टांग पर किक नहीं करनी चाहिए थी। वेट लेकिन अगर सोचें तो पहले दिन से दर्द ही नहीं हुआ है, मुझे सिर्फ 2 बार पेन किलर लेनी पड़ती है। क्या होगा अगर मैं सच में पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। और वो केटी से बोलती है केटी मेरे लिए एक कैंची लाओ। केटी बोलती है हाँ और वो एक कैंची लाती है। लेरिन बैंडेज को काट के खोलने लगती है और बोलती है चलो देखते हैं। केटी घबरा के बोलती है यार ग्रेस अगर आप इसे इसी तरह से लापरवाही से छूते रहेंगे तो चोट और भी गंभीर हो सकती है। लेरिन आंख बंद करके खोलते हुए सोचती है क्या इससे स्थिति
स्थिति और बिगड़ने के चांसेस हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं डॉक्टर को बुला लूंगी। और वो पूरा बैंडेज खोल लेती है और अपने एक आंख को खोल के देखती है और खुशी से खड़े होकर बोलती है, वाह, मैं तो पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। ये सब कैसे हुआ? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसमें कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे? केटी बोलती है, आपका पूरी तरह से रिकवरी होना बहुत राहत की बात है यार ग्रेस। और घबरा के सोचती है, ग्रैंड ड्यूक, मैंने कुछ नहीं कहा। लेरिन अपने पैर को देखते हुए सोचती है, क्या होगा अगर ये शुरू से ही कोई सीरियस इंजरी ना हो? ये इतना नॉर्मल कैसे लग सकता है? तभी डोर नॉक करके गैलर्ड बोलता है, यार ग्रेस, मैं हैडन हूँ। उसके बाद वो दोनों बैठे होते हैं। गैलर्ड बोलता है, आपकी इंजरी कैसी है? लेरिन बोलती है, ओह, उस बारे में मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से ठीक हो गया है, शायद सभी की देखभाल के बदौलत। ये इतना नॉर्मल है कि मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैंने पहले दिन दर्द के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताया था? गैलर्ड बोलता है, ये निश्चित रूप से कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी, लेकिन ये अच्छी खबर है कि आप उम्मीद से ज्यादा जल्दी ठीक हो गए। लेरिन सोचती है, वो हमेशा बहुत काइंड रहता है, मुझे इस बात का दुख है कि मैं फिलहाल उससे नहीं मिल पाऊंगी। और वो बोलती है, क्या आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली? गैलर्ड बोलता है, हाँ, मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। लेरिन बोलती है, अच्छी बात है। फिर वो दोनों के बीच में खामोशी छा जाती है। फिर लेरिन बोलती है, प्लीज मेरे पेरेंट्स को मेरी ओर से ग्रीटिंग देना, मेरी मदर बहुत चिंतित है, इसीलिए प्लीज उन्हें सिर्फ अच्छी बातें बताना। और वो सोचती है, जैसा कि हमने प्लान बनाया था, मैंने सर हैडन और जैन को सैलून से एफ्रान वापस भेजने का फैसला किया। मैं वैसे भी 1 साल में वहाँ वापस जाऊंगी और मैंने फैसला किया कि उन दोनों को, जिनके लवर और फैमिली घर पर थे, उन्हें मेरे साथ रुकाना जरूरी नहीं था। तभी गैलर्ड बोलता है, क्या आपको नहीं लगता कि अगर मैं आपके साथ रहूं तो ये बेहतर होगा? अगर आप किसी ऐसे पर्सन को अपने साथ रखते हैं जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो तो ये सबसे अच्छा रहेगा। लेरिन बोलती है, अगर मुझे सचमुच अकेलापन फील हुआ तो मैं लेटर लिखूंगी, या फिर आप सायरा को हमारे साथ लाना पसंद करोगे? गैलर्ड शॉक होकर बोलता है, ओह, मुझे लगता है कि सायरा को एफ्रान ज्यादा पसंद आएगा, उसे जबरदस्ती लाना मतलब थोड़ा। और वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाता, जिसे देख के लेरिन मन ही मन हंस रही होती है और वो सोचती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन उसकी रिएक्शन को तो देखो, क्या वो अपनी प्यारी फियांसे को उस कास्टल में नहीं ले जा सकता जहाँ पे कॉलयार्ड रहेगा? फिर वो गैलर्ड से बोलती है, क्या शायरा को बड़े सिटीज पसंद नहीं है? अगर वो सोपेन में विजिट करेगी तो एन जितनी ही खुश होगी। और वो मैंने बोलती है, सुनो यहाँ साहिब, सोच समझ कर बोलो, मैं उस खतरनाक आदमी की वाइफ हूँ, हालांकि सिर्फ 1 साल के लिए हूँ फिर भी। और वो गैलर्ड से बोलती है, क्या मैं उसे ग्रैंड डचेस की पर्सनल लेडी इन वेटिंग बनाने के लिए इनवाइट करूं? जिसे सुन के तो बेचारा गैलर्ड सदमे में ही चला जाता है, जिसे ऐसा देख के लेरिन बोलती है, सर हैडन, मैं मजाक कर रही हूँ, सोपेन में बहुत सारे ब्रिलियंट लोग होंगे जो मेरी हेल्प कर सकेंगे, इसलिए चिंता मत करो। गैलर्ड बोलता है, मुझे माफ कर देना यार ग्रेस। उसके बाद गैलर्ड और जेन के जाने का टाइम आ जाता है। लेरिन उनको अलविदा करने आई होती है। वो बोलती है, अपना ख्याल रखना और सेफली वापस लौटना। गैलर्ड बोलता है, मैं आपके लिए भी गुड विशेष करता हूँ यार ग्रेस। जैन बोलता है, प्लीज अपना ख्याल रखें यार ग्रेस। फिर उनकी कैरेज चलने लगती है और गैलर्ड तो कैरेज की खिड़की से बाहर झांकते हुए लेरिन को देख रहा होता है। लेरिन सोचती है, वो वाकई बहुत चिंतित होगा। मुझे लगता है कि मैं भी अपने बारे में चिंतित हूँ, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक मैं कैसे टिक पाऊंगी। तभी रोड के साइड में 3 औरतें उसे देख के बातें करने लगती हैं। ये पिंक हेयर क्या ग्रैंड डचेस हो सकती हैं? जिसे सुन के तो लेरिन को गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो कैटी से बोलती है, कैटी, मुझे तुरंत बाहर जाने के लिए तैयारी करने में हेल्प करो। वो बोलती है, जी यार ग्रेस। लेरिन मन में बोलती है, मैं रीमा के जरिए पीछा किए जाने से बहुत तंग आ चुकी हूँ, मुझे कुछ न कुछ उपाय सोचना होगा। फिर हम मार्केट का सीन देखते हैं और एक वीक के शॉप में लेरिन आई होती है। शॉप ओनर बोलती है, वेलकम। और जैसे ही लेरिन का फेस देखती है वो शौक होके बोलती है, यार, बट बीच में ही लेरिन उसे मना करती है और एक्टिंग करते हुए बोलती है, लोग मुझे बार बार उसकी तरह ही समझ लेते हैं, जिससे मैं मुश्किल में पड़ जाती हूँ, प्लीज मेरे लिए एक सुटेबल वीक रिकमेंड करें। शॉप ओनर बोलती है, ओह, मैं समझ गई। और वो वीक दिखाने लगती है और बोलती है, ये हमारे स्टोर की उपलब्ध सबसे बेहतरीन वीक है। लेरिन बोलती है, क्या तुम्हारे पास भी ब्लैक हेयर है? शॉप ओनर बोलती है, ये ब्लैक हॉर्स के बालों से बनी वीक है। ये काफी पॉपुलर है क्योंकि साउथ वेस्ट क्षेत्र की बहुत पहले पतन होने के बाद ब्लैक हेयर कम आम हो गए हैं। क्या आप इसे ट्राई करना चाहोगे? लेरिन बोलती है, हाँ बिल्कुल। फिर वो लेरिन के सर में ब्लैक विग को लगा देती है और कंघी भी कर देती है। लेरिन उस विग को देख के बोलती है, वाह। शॉप ओनर बोलती है, अरे वाह, हर कोई इसे पहन नहीं सकता, लेकिन ये आप पर खूब जच रहा है। कैटी बोलती है, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो।
लेरिन सोचती है शायद इसलिए कि मेरी स्किन बहुत लाइट है, ब्लैक हेयर मुझ पर अच्छे लगते हैं, कुछ बॉम्बे कैट जैसा। मेरा रिबॉर्न होना अच्छा हुआ, शायद ये रिइंकार्नेशन उतना भी बुरा नहीं है। फिर वो बोलती है कीमत कितनी है। उसके बाद वो शॉप से बाहर निकल जाती है और बाहर से भी लोग उसे देखने लगते हैं। लेरिन एम्बैरेस होकर सोचती है क्या इस बार क्या है, मैंने अपने पिंक हेयर को ढक लिया है तो तुम लोग फुसफुसा क्यों रहे हो, और वो तो सेंट्रल ऑफ अटेंशन होती है। कैटी बोलती है ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ब्लैक हेयर भी फैसिनेटिंग होते हैं, क्योंकि यहाँ ब्लैक हेयर वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। लेरिन रोते हुए सोचती है अरे हाँ, इसलिए कहते हैं कि बिना सोचे समझे की गई खरीदारी बुरी होती है। क्या होगा अगर एक जैसे ब्लैक हेयर के वजह से डेल के साथ में और भी खराब दिखूं। तभी उसे कोई सिल्वर हेयर वाला पर्सन दिखता है। वो बोलती है वेट, क्या ये वो हो सकता है, और वो उसके पीछे जाने लगती है। पीछे से केटी बोलती है योर ग्रेस। लेरिन उस पर्सन का पीछा करते हुए सोचती है ये हेयर कलर भी ब्लैक हेयर जितना ही रेयर है, और जब वो 18 साल का था तब उसकी हाइट लगभग इतनी ही थी। ये डेफिनेटली वही होगा। और वो चिल्ला के बोलती है सुटैन। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।